हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज नया कालांश आपके बीच लेकर के आया हूं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के अलावा जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों की चर्चा हमारी कक्षा में रहने वाली है। तो आइए जुड़ते हैं आज की कक्षा से। आज के कालांश से जुड़े उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने साथियों तक साझा शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। साथियों, जुड़ते हैं आज के कालांश से। आज का कालांश शुरू करें उससे पहले मैं पिछले कालांश के कुछ बिंदुओं को साथ में सम्मिलित करता हूँ। हमने पिछले कालांश में चर्चा की थी स्वर की। स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। 11 कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अलावा हमने छोटी कक्षा में अंग, अह ये भी सीखे हैं। इनकी चर्चा भी आज यहाँ होने वाली है। साथियों, अब मैं व्यंजन वर्णों की चर्चा करूँगा। व्यंजन वर्णों की संख्या हमने पिछली कक्षा में जानी 33 होती है। 33 कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ अच्छी तरह से लिख दिया है। साथियों, हम के वर्ग की बात करें, तो क, ख, ग, घ और अंग। इसका उच्चारण आप छोटी कक्षाओं में हड़े के रूप में करते आए हैं, मगर ये हड़े नहीं है। इसे हम पंचमाक्षर ध्वनि कहते हैं, अंगे कहते हैं। अंगे इसका उच्चारण रहता है, जैसे वांग में। साथियों, बात करें हम चे वर्ग की, च, छ, ज, झ, य। यह अनुनासिक ध्वनि के रूप में, चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बात हम कर सकते हैं गीतांजलि। गीतांजलि में आधा यह भी हम लिख सकते हैं, तो हम चंद्र बिंदु भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ चे वर्ग में यहाँ पर हम झ पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये जो झ वर्ण है इसका एक दूसरा रूप भी हमारे सामने आता है, इस प्रकार लिखा हुआ भे के रूप में, पीछे इस प्रकार। ये अमानकीकृत रूप है, ये गलत माना जाएगा। पुरानी किताबों में आता है लिखा हुआ, जिसे हमें कभी नहीं समझना है या लिखना है। ये अमानकीकृत रूप है। साथियों, हम आगे चलें। हम बात करें टे वर्ग की, तो टे, ठ, ड, ढ, हण। साथ ही साथ इसमें भी ये दो क्या रहते हैं? बिंदी वाले वर्ण रहते हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी तक संख्यात्मक रूप में साथ में नहीं की है। ये जो बिंदी वाले होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी चर्चा भी आज की कक्षा में हमारी होने वाली है। हर एक लाइन में आपको नया तथ्य देने का काम करूंगा। साथियों, पहले में हमने हड़े की जगह अंगे पंचमाक्षर ध्वनि को बोला, यह अंगे ही इसका उच्चारण होता है। बात करें चे वर्ग की, चे में अंतिम पंचमाक्षर का हम अनुनासिक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो साथ ही साथ झ का जो दूसरा रूप चलता है वो अमानकीकृत है, मानकीकृत यही होता है। बात करें टे वर्ग की, तो टे वर्ग में डे और ढे के साथ ये दो बिंदी वाले जो भी आते हैं इनकी भी चर्चा आज हम करने वाले हैं। अब हम बात करें ते वर्ग की। साथियों, ते वर्ग में पहला है त, थ, द, ध, न। अब साथियों, इसमें हमें क्या तथ्य ध्यान में रखना है? हम जब भी लिखते हैं थे पर पूरी लाइन खींच देते हैं। कभी भी थे पर पूरी लाइन नहीं आती है, न ही धे पर आती है। इस पर पूरी शिरोरेखा, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। तो शिरोरेखा का प्रयोग, ये जो गुंडी वाले शब्द वर्ण होते हैं, इन गुंडी वाले वर्णों के ऊपर कभी भी हम क्या पूरी शिरोरेखा नहीं डालते हैं। केवल आपको खड़ी पाई पर ही शिरोरेखा लगानी है। ये गुंडी हमेशा आपको क्या रखनी है? बिंदी की आकृति जो है ये हमेशा हमें खुली रखनी है। इस पर कभी भी हम शिरोरेखा लाइन नहीं डालेंगे। ये आपको विशेष तथ्य ते वर्ग में ध्यान में रखना है। साथ ही बात करें पे वर्ग की, तो प, फ, ब, भ, म। बात करें भे की, तो भे में भी वही बात है। इसकी गुंडी के ऊपर भी कभी शिरोरेखा नहीं आती है। केवल आपको शिरोरेखा यहाँ खड़ी पाई पर ही, आधे वर्ण पर ही लगानी है। साथियों, ये थे हमारे 25, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। इन 25 को हमने क्या नाम दिया था? स्पर्शी व्यंजन हमने नाम दिया था। ये 25 स्पर्शी, या हम इसे अगला नाम भी दे सकते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये वर्ग में गिने जाते हैं।
वर्ग में कौन कौन से गिने जाएंगे? जिस लाइन में 5 वर्ण आएंगे उसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और 5 × 5 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अब हम बात करें अगली लाइन की, य र ल व। य र ल व जो है इनको हमने नाम दिया था अंत्यस्थ। अंत्यस्थ यह संख्या इनकी 4 हैं। और फिर हमने जाने थे श से श ह। इन चारों को भी हमने अलग नाम दिया था, और वो नाम दिया था उषम्य व्यंजन। ये उषम्य है, ये अंत्यस्थ है, और ये स्पर्शी हैं। साथियों, ये वर्गीकृत माने गए, वर्गीय व्यंजन माने गए, तो हम इन 8 को क्या कर सकते हैं? अवर्गीकृत भी कह सकते हैं। ये अवर्गीकृत कहलाते हैं। बात करें अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रय। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रय हैं, इनका हमने संख्यात्मक रूप से यहाँ कहीं उल्लेख नहीं किया है। इनकी परिचर्चा भी आज की कक्षा में हमारी अलग से होने वाली है। अब हम बात करते हैं इसमें जितना कॉन्सेप्ट बचा है, जिनकी चर्चा हम यहाँ 11 और 33 में नहीं कर चुके हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, बात करें अयोग व आवरण। अब सबसे पहले बात करें स्वर की, तो स्वर में हमने लास्ट में ये जो 2 लिखे हैं, इनको हम क्या नाम देने वाले हैं? अयोग व नाम देने वाले। अयोग, जिनका योग अभी तक नहीं हुआ है साथ में, उनको हम अयोग व कहते हैं। और अयोग व का कभी भी व्यंजन वर्णों के साथ क्या नहीं होता है? वहन नहीं होता है, यानी चलायमान नहीं होते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी संख्या कितनी है? 2 हैं। अयोग व वर्ण इनकी संख्या कितनी है? 2 हैं। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। नामकरण भी अलग अलग कर दिया है। ऊपर बिंदी आप लगाएंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे, और पीछे 2 बिंदियां लगाएंगे तो विसर्ग कहेंगे। इनका संकेत यह रहता है, अच्छी तरह से आप जान लीजिए। अब हमारी परिचर्चा रहती है आगे। तो साथियों, यहाँ हमारे ये 2 बचे हुए पड़े हैं बिंदी वाले, इनकी चर्चा अब हम यहाँ करते हैं। और इनका नाम हम रखते हैं ताड़नजात वर्ण। क्या कहते हैं? ताड़नजात। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब फेंका हुआ भी होता है। द्विगुणी विकसित व्यंजन भी हम इसे कह सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ताड़नजात उत्क्षिप्त कहें, द्विगुण कहें या विकसित व्यंजन के, एक ही बात है। आपको पूछे ताड़नजात की संख्या कितनी है, आप हमेशा कितनी बताएंगे? 2 ही बताएंगे। आपको पूछे उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप 2 ही बताएंगे। आपको पूछे द्विगुण कितने हैं, 2 ही हैं। बात करें विकसित व्यंजनों की हिंदी में, तो भी कितने हैं? 2 ही हैं। हैं कौन कौन से? टे वर्ग के अंदर डे और ढे जो हम पढ़ते हैं, डे ढे के अंदर यदि हम नीचे क्या लगा देते हैं? बिंदी लगा देते हैं, तो बिंदी लगे हुए डे और ढे क्या कहलाते हैं? ताड़नजात कहलाते हैं। इस बिंदी का ही उच्चारण हम क्या करते हैं? ताड़नजात। यदि आपको पूछ ले कि डे और ढे आपको लिख करके पूछे कि इनके नीचे लगी हुई बिंदी को हम किस रूप में जानेंगे, तो हम इस बिंदी को ही क्या कहते हैं? ताड़नजात बिंदु कहते हैं, उत्क्षिप्त बिंदु कहते हैं। उत्क्षिप्त ताड़नजात बिंदु जो होता है, ये डे और ढे के नीचे लगने वाली बिंदी ही है। साथियों, इनको हम ध्यान में रखना है कि जब भी हम डे और ढे क्या है, ये डे और ढे नहीं है। अब हम इसका उच्चारण क्या करने वाले हैं? इसका उच्चारण हम करने वाले हैं अडे और अढे। इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? डे और ढे नहीं बोल करके अढे और अडे, अडे अढे, इस प्रकार हम इसका उच्चारण करेंगे। ए की ध्वनि साथ में मिला देंगे, अड और अढ बोलेंगे। अड और अड इनका क्या रहने वाला है? उच्चारण रहने वाला है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अड और अड जो बिंदी वाले हैं, इनसे कभी भी क्या नहीं होता है? इनसे कभी भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है। यानी कोई भी शब्द है उसकी शुरुआत, आरंभ इनसे नहीं होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आप लिखते हैं ढक्कन, आप ढक्कन लिखते हैं तो ढक्कन में कभी भी नीचे क्या नहीं लगाना? बिंदी नहीं लगानी है। ये ढक्कन नहीं रहेगा, फिर ये बिंदी लगाते ही ये अशुद्ध हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्या रहते हैं? स्वर युक्त ही रहते हैं। अढे और अढे, अड और अड को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं? स्वर रहित नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर से हम स्वर की ध्वनि अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं?
क्या तथ्य हैं इसके पीछे, उसको भी यदि हमें जानना है तो हम जान सकते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों, हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर जितने भी वर्ण होते हैं उन वर्णों में हमें विशेषता ये ध्यान में रखनी होती है कि एक वर्ण चाहे कोई भी हो, इस एक वर्ण में एक जगह क्या नहीं आते, दो चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। ये हमारी देवनागरी की विशेषता रही है। हिंदी लिपि में हम कभी भी एक वर्ण में एक स्थान पर दो मात्राएं नहीं लगाते हैं। यदि आपने ताड़नजात की मात्रा ये बिंदी लगा दी तो अब इसके नीचे हल चिन्ह जो लगता है वो कभी भी हम नहीं लगा सकते हैं। कई विद्यार्थियों के मन में विचार आया होगा, क्यों नहीं सर जी, ऐसा होता है, हम चिड़िया में दो मात्रा लगा रहे हैं ना। अब चिड़िया में आपने दो मात्रा लगाई है मगर एक स्थान पर नहीं लगाई है। हल चिन्ह आपको यहाँ लगाना पड़ेगा और यहाँ पहले से क्या लगी है, ताड़नजात बिंदी लगी है। तो आपने जो स्वर की मात्रा लगाई है, ई स्वर की, ये यहाँ लगाई है, स्थान बदल गया, एक स्थान पर नहीं लगेगी। यह चर्चा गुरुजी तो कर रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं आगे। तो हमने जाना कि ए आ के अंदर हमने ये दो पीछे छोड़े थे, उनको हमने नामकरण क्या किया, अयोग व वर्ण दो हैं। बात करें हम व्यंजन वर्णों की तो टे वर्ग के अंदर हमने दो अलग रखे, उनको हमने अड और अड उच्चरित किया और साथ ही साथ उनका नामकरण हमने किया। ताड़नजात, उत्क्षिप्त, द्विगुण या विकसित, और इनकी विशेषता के बारे में भी हमने चर्चा की। इनकी संख्या होती है 2। अब हम बात करें आगे तो हमारे यहाँ बचे हुए हैं ये 4। इन चारों का हम नाम रखते हैं संयुक्ताक्षर। क्या नाम रखने वाले हैं हम? संयुक्ताक्षर नाम रखने वाले हैं। संयुक्ताक्षर हैं कितने? 4 हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यूँ तो हम विद्यालय के अंदर दे और ये का योग जो करते हैं यह भी संयुक्त ही है, मगर मानकीकृत हिंदी के रूप में इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए हम अभी इनकी संख्या कितनी रखते हैं? 4 ही रखते हैं। वे वर्ण जिसमें कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर मिला हुआ हो, यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि जिस वर्ण में क्या हो, 2 व्यंजनों का और 1 स्वर का योग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार इनमें 2 व्यंजन और 1 स्वर का योग हुआ है। अक्षय, त्रय, ज्ञ और शरय अच्छी तरह से आप जान लीजिए। अक्षय का क, श और ए, त्रय का त, र, अ, ज्ञ का ज, य और अ, शय का, श्रेय की हम बात करें तो श, र, अ, श्रेय। प्रथम से यहाँ आने वाला है तालव्य। अब हम बात करें साथियों ज्ञ की, तो इस ज्ञ का थोड़ा सा उच्चारण क्या है? बदला हुआ है, ये रूढ़ हो गया है। वास्तविक इसका उच्चारण करें तो होता है ज। अब हम ज्ञान बोलना है, वहाँ जान बोलना है, विज्ञान की जगह विज्ञान बोलना है, मगर ये रूढ़ हो गया है और अब हम गे और ये के रूप में ही इसका क्या करते हैं? गे ही उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार ये 4 क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अब हम बात करें उससे आगे तो आपने ये कई बार ऐसे शब्द भी देखे होंगे जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस। ये विद्यार्थियों जो अर्धचंद्र लगा हुआ है इसे हम विदेशी स्वर कहते हैं। इस अर्धचंद्र को हम क्या कहते हैं? विदेशी स्वर कहते हैं। और विदेशी स्वरों की हिंदी में संख्या कितनी है? 1 ही है, जो हम ये अर्धचंद्र के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अंग्रेजी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आया है। अब हम उसे आगे बात करें तो विदेशी आगत व्यंजन, ये तो स्वर हमने जाना 1 होता है अर्धचंद्र। अब हम बात करें विदेशी आगत व्यंजनों की तो इनकी संख्या एनसीईआरटी के अनुसार हमारी हिंदी में मानकीकृत कितनी मानी गई है? 3 ही मानी गई है। जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार हम बात करें तो इनकी संख्या हमारी हिंदी में कितनी है? 5 मानी गई है। जिन्होंने लागू करवाया था शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, उन्होंने तो 5 मानी है, मगर हमारी एनसीईआरटी केवल 3 का ही उल्लेख करती है। तो हम उन 3 के बारे में ही चर्चा करते हैं। इनके नीचे देखिए ये एक बिंदी सी लगी हुई है, इस बिंदी को हम क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह कहते हैं। नुक्ता चिन्ह कहलाता है ख, ज और फ। ये 3 क्या है? सामान्य हम खे का उच्चारण करेंगे तो खे बोलेंगे खे, और ये बोलेंगे ख, ज, फ। इस प्रकार हम इसका थोड़ा सा उच्चारण अलग करते हैं। अरबी फारसी से ये हमारी हिंदी में आए हैं और इनके नीचे लगने वाली जो बिंदी है खड़ी पाई के इधर लगती है,
जिसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार साथियों ये हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्णों का क्या रहता है, वर्गीकरण रहता है। अब इन सब को मिला करके हमारी हिंदी में वर्णों की अलग अलग संख्याएं निर्धारित हो जाती है। उन संख्याओं के बारे में भी हल्की सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपके सामने बहुत से प्रश्न निकल करके आते हैं। पीटीईटी और प्री बीएसटीसी की जो तैयारी करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ से 5-7 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों, स्वर कितने हैं। स्वर व्यंजन जो हैं, स्वर और व्यंजन की संख्या आपने पढ़ी, स्वर वर्णों की संख्या आपने पढ़ी 11 होती है। ये 11 मैंने लिख दी। आपको हिंदी में प्रश्न पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्णों की संख्या आप कितनी मानेंगे, 11 ही मानेंगे। बात करें हम व्यंजन वर्णों की, आप 33 ही मानेंगे। 33 और 11 का आप योग करेंगे तो आपके सामने संख्या आएगी 44। प्यारे विद्यार्थियों इन 44 को हम क्या नाम देते हैं, मूल या साधारण वर्ण देते हैं। आपके सामने मूल या साधारण वर्ण कितने आए, 44 आए। 44 के साथ हम योग करते हैं। आज आपने नया जाना अयोगवा, अंग है, अनुस्वार और विसर्ग जो है उनको हम अयोगवा कहते हैं। अयोगवा की संख्या 2 है। और बात करें आगे टे वर्ग की, तो टे वर्ग में आपने अढ़े और अढ़े जो जाना, ये आपके सामने उत्सेप्त या ताड़न जात निकल करके आए जिनकी संख्या 2 थे। उसके बाद हमने जाना व्यंजनों में ये 4 पीछे बचे हुए थे जिनका हमने नाम रखा संयुक्ताक्षर। ये संयुक्ताक्षर हमारे 4 होते हैं। इन सब का योग करते हैं तो हमारे सामने एक नई संख्या निकल करके आती है जो क्या कहलाती है, हिंदी में कुल वर्ण कहलाती है। ये नई संख्या जो हमारे सामने निकल करके आई है 52। इन 52 वर्णों को हम क्या कहते हैं, 52 वर्णों को हम हिंदी में कुल वर्ण कहते हैं। अब हम बात करें आगे, हमने जाना विदेशी आगत स्वर, मेहमान स्वर कितना है, चंद्र बिंदु वाला 1 है, हमने लिख लिया। बात करें विदेशी व्यंजनों की, विदेशी व्यंजन कितने हैं, 3 हैं विद्यार्थियों, 3 और 1 4। 52 में हमने 4 जोड़े तो हमारे सामने नई संख्या आई 56। इन 56 को हम क्या कहते हैं, हिंदी का देवनागरी के मानक वर्णों की संख्या मानते हैं। और मानक वर्णों की संख्या हमारी हिंदी में कितनी है, 56 मानी जाती है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये अलग अलग संख्याएं निकल करके आती हैं। यदि आपको पूछा जाए स्वर वर्ण कितना है, पहला प्रश्न आपका हल हो जाता है 11 हैं। आपको पूछा जाए व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33 हैं। आपको पूछा जाए मूल या साधारण वर्णों की संख्या कितनी है तो आप हमेशा 44 ही बताएंगे। आपको पूछा जाए अयोगवा कितने हैं, अयोगवा की संख्या 2 ही है। उत्सिप्त पूछा जाए तो आप 2 ही बताएंगे। संयुक्ताक्षर 4 हैं। और आपको पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्याओं की यदि विद्यार्थियों हम बात करें तो हमारे सामने निकल कर आती है 52। और इनके साथ यदि हम बात करें, आपको पूछे कि विदेशी वर्ण कितने हैं, विदेशी वर्ण आपको पूछे तो विदेशी वर्ण आप कितने बताएंगे, विदेशी वर्ण आप 3 + 1 = 4 बताएंगे। और आपको पूछे विदेशी स्वर कितने हैं, 1 बताएंगे। विदेशी व्यंजन कितने हैं, 3। और आपको पूछे मानक हिंदी के देवनागरी की मानकीकृत रूप में कितने वर्ण हैं तो आप हमेशा 56 ही बताएंगे। इस प्रकार ये वर्णों का कॉन्सेप्ट रहता है। वर्णों की चर्चा आज यहाँ समाप्त होती है।